हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चुक्सी सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पोर्ट ब्लेयर को लेकर के, तो पोर्ट ब्लेयर को अगर हम मैप में व्यू करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अब सभी को पता है इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी कैपिटल के रूप में लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इस यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे, अगर हम मैक्रो लेवल पर या माइक्रो लेवल पर इस एरिया को व्यू करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो भी मैक्रो लेवल पर बहुत अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उनमें डिवीजन है। अगर हम अंडमान की बात करें तो अंडमान जो है वो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, यहाँ पर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के रूप में डिवाइडेड है। ये जो पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान पर ही लोकेटेड है। अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है 10 डिग्री चैनल। ये बेसिक फैक्ट्स है, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया गया था। सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जो सेंटिनलीज ट्राइब जो है वो पाई जाती है, जिसको अनकॉन्टेक्टेड पीपल के रूप में जानते हैं। मतलब हमारी जो सोसाइटी है उनके साथ में उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी के जंक्शन के ऊपर लोकेटेड है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर रिलेटेड है राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के। इस न्यूज़ में बताया हुआ है कि कल राज्यसभा की कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। कुछ सीट्स को तो इनडायरेक्टली फिल कर लिया गया, वहाँ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 4 स्टेट में जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाया गया, जिसमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है और कर्नाटका है। कर्नाटका में बीजेपी को मेजोरिटी में सीट मिली, राजस्थान में कांग्रेस को मेजोरिटी में सीट मिली और हरियाणा और महाराष्ट्र में जो वोट है उसकी काउंटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंप्लेंट देखने को मिली कि यहाँ पर जब वोटिंग की गई तो कुछ मेंबर्स ने, किसी पार्टी के मेंबर ने किसी अदर पार्टी को यहाँ पर वोट दिया और इसको लेकर के यहाँ पर कंप्लेंट की गई है। और इसी के वजह से जो वोट की जो काउंटिंग होनी चाहिए थी 2 स्टेट्स में, उसमें कुछ हार देखने को मिला। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है राज्यसभा के इलेक्शन और राज्यसभा से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा को लेकर के, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का पार्ट है राज्यसभा, और राज्यसभा सेम उसी तरीके से है जैसे कि यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। वहाँ पर जो अपर हाउस जो होता है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 जो है वो बताता है कि राज्यसभा की क्या स्ट्रेंथ होगी। आर्टिकल 80 में ये बताया गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी मैक्सिमम जो संख्या जो है, नंबर्स जो है वो 250 हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 245 है। 245 में से 233 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर हैं और 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 4 एरियाज़ में, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो जो भी हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं 12 मेंबर्स को। तो ये तो हो गई बेसिक फैक्ट्स की बात। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीट्स होंगी। ये डिपेंड करता है उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के बेसिस पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी सीट डिसाइड की जाती है। ओके, देखो, राज्यसभा का जो हेड जो होता है, मतलब जो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो इनडायरेक्टली हमारे इंडिया के जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन की अगर बात आती है तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनमें से ही उसको बनाया जाता है। ये बेसिक फैक्ट्स की बात हो गई। अब कुछ अदर फैक्ट्स से रिलेटेड बात अगर हम करें
तो देखो राज्यसभा से रिलेटेड ये तो टर्म हो गई, टर्म की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, वो कभी भी डिसोल्व नहीं होती है, ओके। लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर फिक्स होता है, 6 ईयर के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई जो राज्यसभा का मेंबर है, या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई रेजिग्नेशन दे दिया, इससे उसकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है, तो जो नया मेंबर है उसको बाई इलेक्शन के थ्रू आप यहाँ पर चुन करके ला सकते हो। लेकिन जो इस मेंबर की, जो पहले जो मेंबर था उसकी जितनी टर्म बची हुई है, जितना टेन्योर बचा हुआ है, उतने टाइम के लिए ही ये पर्सन इस सीट पर रह पाएगा। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब देखो राज्यसभा जो है वो तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि परमानेंट बॉडी है, मतलब इसको आप डिसोल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को ही जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्रोरोगेट कर सकते हैं। प्रोरोगेट समझ रहे हो ना आप? कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जब हमारा सेशन चलता है पार्लियामेंट का, उसको लेकर के, जैसे कि एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होता है कि जो आपका स्पीकर जो है, मतलब आपकी जो काउंसिल का, जैसे राज्यसभा लोकसभा का जो स्पीकर जो है वो एडजर्नमेंट कर देता है कि आपको क्या बता दिया कि इतने टाइम के लिए एक नेक्स्ट टाइम जो है वो सिटिंग। इस तरीके से समझो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है वो उसके सेशन के बारे में कुछ बात नहीं बताई हुई है। बात बताई हुई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का, 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं हो सकता। तो हमारे जो इंडिया में वो सेशन कितने होते हैं पार्लियामेंट के? 3 सेशन होते हैं, सभी को पता है। बजट सेशन होता है और इसके बाद मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं। लेकिन ये कन्विक्शन, एक रेगुलर जो प्रोसीजर चल रहा है उसके थ्रू होते हैं। वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी हुई है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि मान लो कोई सेशन हुआ, मान लो जो हमारा मानसून सेशन है उसको कंडक्ट करवाया गया, तो मानसून सेशन की जो सेशन होता है उसमें रेगुलर सिटिंग होती है, डेली जो सिटिंग होती है। तो सिटिंग को लेकर के मान लो ये सिटिंग चल रही है, आज की सिटिंग है, और इसमें जो स्पीकर है कुछ यहाँ पर हर्डल्स देखने को मिल रही हैं कि जो प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए, डे टू डे मैटर्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो स्पीकर क्या करेगा, टाइम बता करके कि नेक्स्ट टाइम हमारी जो सिटिंग है वो इस टाइम होगी, नेक्स्ट डे होगी या आज ही 2 बजे होगी। तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट ये होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई ये होता है कि जब स्पीकर जो है वो सिटिंग को ख़त्म कर दे लेकिन आपको टाइम ना बताए, ये ना बताए कि दोबारा आपकी मीटिंग कब होगी, ये होती है एडजर्नमेंट साइन डाई। फिर बात आती है प्रोरोगेशन की। प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, मतलब आपका जो सेशन जो है उसकी एंडिंग कर दी गई, जो आपका सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का उसकी एंडिंग कर दी गई, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। और डिसोल्व क्या होता है कि आपकी जो टर्म है वो कंप्लीट हो गई है, मतलब लोकसभा 5 साल उसका ईयर कंप्लीट हो गए हैं, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अर्ज करें प्रेसिडेंट से कि इसको डिसोल्व कर दिया जाए। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो भी सेशन चल रहा है, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा का जो प्रेजेंट टाइम में जो रेगुलर जो टर्म चल रही है इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो डिसोल्व किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा को प्रोरोगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, सेम उसी तरीके से राज्यसभा को भी प्रोरोगेट कर सकते हैं लेकिन डिसोल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर इलेक्शन किस तरीके से होता है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, हर स्टेट की सीट फिक्स होती हैं। उन स्टेट में जो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो यहाँ पर अपना वोट जो है वो डालते हैं। इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन देखो ओपन बैलेट होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि हर पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट होगा जिसको वो मेंबर जब वोट डालेंगे तो उसको अपना वोट दिखाएंगे कि हाँ हम इसको क्या डाल रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। अगर वो उसको अपना वोट नहीं दिखा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, उनका वोट कैंसिल हो जाता है या उनके खिलाफ में कंप्लेंट होती है, ओके। और अगर वो दूसरी पार्टी के मेंबर को, दूसरी पार्टी भी अपनी तरफ से यहाँ पर एक अपॉइंट ही कर दी है जो उन पार्टी की, मान लो एक बीजेपी पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस की तरफ से जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको अपना वोट शो करते हैं कि हाँ हम अपनी पार्टी के जो मेंबर हैं उसको वोट दे रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी में भी एक पर्सन होगा, अगर कांग्रेस का जो मेंबर है वो यहाँ पर बीजेपी वालों को अपना वोट दिखाता है तो उसकी वजह से कंप्लेंट की जा सकती है। और कांग्रेस वाला जो है वो अपने ही डेजिग्नेटेड पर्सन को अगर अपना वोट नहीं दिखा रहा है तो भी कंप्लेंट की जा सकती है, ओके। मतलब उनका जो वोट है उसको नलीफाई किया जा सकता है।
ओके। ओपन बैलेट के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन होता है। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मतलब जैसे प्रेसिडेंट में इलेक्शन में होता है ना, जितने भी मेंबर्स हैं उनके सामने आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर वोटिंग सिस्टम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा में क्या नोटा का ऑप्शन है? नोटा का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए 2015 में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपनी बात रखी थी कि नोटा का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसकी वजह से राज्यसभा में डिफेक्शन जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए नोटा जो है वो राज्यसभा इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में जो भी डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं उनमें आप नोटा को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं राज्यसभा से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखो एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि नीट पीजी में 2021 में कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो भी सीट वैकेंट रही, अब इसको लेकर के कोई स्पेशल काउंसलिंग जो है वो नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें तो 2021 की जो काउंसलिंग है उसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, और अगर हम फिर से इसको क्या करवाते हैं, दोबारा से काउंसलिंग करवाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कुछ हर्डल्स, कन्फ्लिक्ट जो हैं वो क्रिएट होगी, जो एक प्रोसीजर चल रहा है उसको लेकर के। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है गुजरात में डायमंड का जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सूरत में जो डायमंड ट्रेड है वो प्रेजेंट टाइम में वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट 100 डेज से जो भी रशिया से जो भी हम इंपोर्ट करते थे एक तरीके से डायमंड को, और फिर उनको यहाँ पर रिफाइंड किया जाता था सूरत में, उसके लिए जो भी लेबरर्स यहाँ पर काम करते थे तो उनको उनका जो वर्क है वो रेगुलर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कुछ स्टोरी दे रखी है, कोई पर्सन ने अपनी बात बताई है कि किस तरीके से वो डेली वेजेस 2-3 आवर्स काम करके भी उनको कितना वेजेस मिल जाता था। सेम इसी तरीके का रिसेशन जो है वो 2008 में देखने को मिला था, और उस टाइम भी लगभग 35 डेज तक लगभग लाखों लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिली थी। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल जो है डायमंड को लेकर के वो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कोंगो यहाँ से आता है। 75% जो कंजम्पशन है यहाँ से हमारे यहाँ पर डायमंड जो रिफाइंड फॉर्म में निकलता है उसका कंजम्पशन यूएस के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यूएस ने बैन लगा रखा है रशियन कंपनीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड जो है वो इफेक्ट हो रहा है। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल आता है वो 27 to 30% तक जो रशिया से आता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें पार्टली साइज़ की, मतलब जो स्मॉल साइज़ जो होता है वो स्पेसिफिक 70% जो है वो रशिया से आता है। और यही रीजन है कि यहाँ पर ये जो जॉब है सूरत में जो इंडस्ट्री है डायमंड इंडस्ट्री वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरात की विजिट पर उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर फाउंडेशन रखी, कुछ का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम इलेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पर खोली गई हैं ट्राइबल्स एरिया को बेनिफिट्स देने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है। साउथ गुजरात का जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर उन्होंने विजिट की और ये सारे जो नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी का इनॉग्रेशन किया। इस साल जो है वो गुजरात में दिसंबर में असेंबली के वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर हमारे जो CJI हैं NV रमन्ना, उनसे क्वेश्चनिंग की गई और क्वेश्चनिंग में उन्होंने द हिंदू को ये बताया है कि देखो हम ये चाहते हैं, स्पेसिफिक CJI रहते हुए NV रमन्ना ने बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वैकेंसीज़ हैं जुडिशरी में उनको फिल किया जाए, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये है कि हम जस्टिस की फास्ट डिलीवरी कर सकें। और जस्टिस की फास्ट डिलीवरी कब होगी, जब हमारे यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनको टाइम पर फिल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी अर्ज किया था कि इतनी वैकेंसीज़ हैं इनको फिल किया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ वैकेंसीज़ को फिल कर दिया गया है, तो उन्होंने बोला कि जस्ट ही जो भी बची हुई वैकेंसीज हैं उनको भी जल्द से भरा जाएगा। अभी कुछ ही टाइम में कुछ स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए जो चीफ जस्टिस जो हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा।
ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो तमिलनाडु स्टेट है उन्होंने ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट करने की बात रखी है। देखो, इससे पहले भी तमिलनाडु ने कोशिश की थी, लेकिन जुडिशरी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। सेम तमिलनाडु की तरह ही अदर स्टेट जो हैं उन्होंने भी अपने यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की, जिसमें कर्नाटका है, केरला है, लेकिन उस स्टेट के जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने इसको स्टक डाउन कर दिया। देखो, कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा जो एक स्प्रेड देखने को मिला है सोसाइटी में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मनी ट्रैप में भी फंस गए हैं और बहुत सारे डेप ट्रैप में फंस गए हैं, जिसकी वजह से सुसाइड से रिलेटेड जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के तमिलनाडु ने पहले एक कमेटी डिक्लेयर की है कि ये कमेटी जो है के चंद्रू, जो मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी हेडशिप में एक कमेटी बनाई है। ये जो कमेटी है वो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो भी इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करेगी और 2 वीक्स में अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद में उस रिपोर्ट के बेसिस पर ऑनलाइन गेमिंग को रिलेट करता हुआ एक ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की जाएगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 8 पर, और यहाँ देखिए फर्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के है। कल भी हमने डिस्कस किया था। इसमें ये बताया गया है कि देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें जो पार्लियामेंट के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी में आप सभी को पता है लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ के मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओके। और ये यहाँ पर बताया गया है कि उनके बाइफर्केशन के बाद में पहली बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। यहाँ पर वोट की वैल्यू बताई हुई है कि 10,86,431 टोटल वोट की वैल्यू है। तो इसमें बताया गया है कि बीजेपी को यहाँ पर मेजोरिटी गेन करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर अगर हम बीजेपी के पास में देखें तो इतने वोट नहीं हैं। लेकिन बीजू जनता दल बीजेडी जो है, जो उड़ीसा में गवर्नमेंट बना रखा है जिन्होंने, और वाईएसआर कांग्रेस जो हैं वो अपने वोट्स को यहाँ पर उनकी हेल्प करेंगे और उन वोट्स के थ्रू जो है वो उनको सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है वो बीजेपी के ही यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बता रखा है, एक मिनट, यहाँ पर जो अभी श्रीलंका में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेसिल राजपक्सा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो इसमें बता रखा है कि किस तरीके से श्रीलंका अपने आप को रिस्टोर करेगा। यहाँ पर श्रीलंका विल बी वेल सर्व्ड बाय ए रिटर्न टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू श्रीलंका में जो सारी चीज़ें हैं वो दोबारा से रिस्टोर की जा सकती हैं। इस प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हुए हैं कि अगर यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, तो श्रीलंका में जो भी प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस और वो भी अदर इफेक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं उन सभी को ख़त्म करके एक वेल एस्टेब्लिश स्टेट के रूप में, कंट्री के रूप में वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी आपने देखा कि हमारे इंडिया में बीजेपी पार्टी से रिलेटेड 2 स्पोक पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिए, जिसको लेकर के हमारे इंडिया में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज के भी द हिंदू में बता रखा है कि यूपी में कानपुर वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और भी अदर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर कंट्रीज़ एंड वेस्ट एशियन में जो कंट्रीज़ हैं उन सभी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, विरोध किया इंडिया के जो भी स्टेटमेंट है उनको लेकर के, कि इंडिया को इन सभी को लेकर के अपनी मिस्टेक जो है वो माननी चाहिए कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो नहीं आने चाहिए। राइटर का ये बोलना है आर्टिकल में कि देखो, इंडिया को ये जो भी इशू क्रिएट हुआ इसको लेकर के ये समझ जाना चाहिए, क्लियरली माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें हर रिलीजन की जो सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करना है, और सभी के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हमें मेंटेन करना है। और मेंटेन तब कर पाएंगे जब हम इस सब रिलीजन को हम क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे। तो सभी फेथ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि जिन भी रिलेशन के ऊपर या रिलीजन के बेसिस पर जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है उनको इंडिया दोबारा से रिस्टोर कर पाए। ईरान के साथ में हालांकि अगर इंडिया के हम रिलेशन देखें तो इंडिया ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके बाद में ईरान के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारे इंडिया और ईरान के जो रिलेशन है वो बेहतरीन है, जिन भी पॉइंट्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम
क्रिएट हुई थी उन सबको सोल्ड आउट कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, एक सेकेंड, यहाँ पर वही है जो भी हमने डिस्कस किया कि ये जो भी स्टेटमेंट थे उनकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में जो इश्यूज हैं वो, जिसमें झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो एरिया है वहाँ पर विजिट की, और जो भी हमारा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे रीचिंग पॉइंट्स तक जो हमारी अवेलेबिलिटी है उन सभी को व्यू किया गया हमारे न्यू आर्मी चीफ के द्वारा। न्यू आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रशिया के साथ में कोऑपरेशन के साथ में मिल करके इंडिया ने उसको एस्टेब्लिश किया है। तो उसमें रशिया ने अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें, रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुडनकुलम, तो कुडनकुलम के लिए उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल को यहाँ पर इंडिया में सेंड किया है। अगर हम बात करें तो 1988 में कुछ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुए थे, रशिया ने तभी जाकर के सपोर्ट करने का स्टार्ट किया था कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम सपोर्ट करेंगे, और फिर 2008 में भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए, उसी के बेसिस पर रेगुलर रशिया जो है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने में अपनी तरफ से जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है वो कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर वही आर्टिकल जो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के, उसके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, देखो हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि आपने जो भी कंपनसेशन की बात की है, भिवंडी इन थाने, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉम्बे है वहाँ पर उनके बीच में बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ लैंड को अक्वायर किया गया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पर जिनके जो भी पिटिशनर हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में फिर पिटिशन डाली, तो उनकी जो ज़मीन है, बहुत सारे उनके प्लॉट होंगे इस एरिया में, सीमा पाटिल उनका नाम है पिटिशनर का, उन्होंने ये बात रखी कि मेरे जो लैंड अक्वायर किया गया है उसको लेकर के कंपनी से कुछ मेरा एग्रीमेंट हुआ था। कंपनी ने एग्रीमेंट में ये बात बोली थी कि हम आपको कंपनसेशन देंगे और जो इनकम टैक्स है उसमें भी छूट दिलवाएंगे। अब उन्होंने ना तो इनकम टैक्स में जो छूट है वो दिलवाई है, इसके अलावा ये बात रखी है कि ना उनको प्रॉपर कंपनसेशन यहाँ पर दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि कंपनसेशन देने के लिए कंपनी यहाँ पर आप क्या नहीं है, कंपल्सन नहीं है कंपनी के ऊपर, और इनकम टैक्स में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उस वो लैंड से रिलेटेड अगर आपको कुछ टैक्स में छूट मिलनी चाहिए तो मिलती। अगर आप अदर एरियाज़ में या अदर पॉइंट के बेसिस पर टैक्स में छूट लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको नहीं दिया जा सकता है। ओके, तो बात आ जाती है राइट टू प्रॉपर्टी की। राइट टू प्रॉपर्टी आप सभी को पता है कि अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, फिर होता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और उसके थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में, और आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ओके, तो राइट टू प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसका आर्टिकल आपको ध्यान में होना चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इससे क्या डिफरेंस हो गया? इससे ये डिफरेंस हो गया कि अब आप डायरेक्टली मान लो आपकी राइट, जैसे ये जो सीमा पाटिल जो पिटिशनर थी, उन्होंने उनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया, लैंड को लिया गया, लेकिन कंपनसेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है। पहले ये था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में आपको कंपनसेशन भी देना जरूरी है, और जो पिटिशनर है वो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन अब क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी ले ली तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। आप पहले हाई कोर्ट जाओगे, फिर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले कंपनसेशन देना जरूरी था कि अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो आप कंपनसेशन दोगे ही दोगे, लेकिन अब कंपनसेशन देना जरूरी नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट के बेसिस पर कंपनसेशन दिया जा सकता है, या तो आपने किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसकी लैंड को एक्वायर किया है, या फिर आपने किसी भी कोई कल्टिवेबल जो लैंड है, ओके, उसको आपने एक्वायर किया है, तभी जाकर के आप कंपनसेशन के लिए बाध्य हो, आपके ऊपर कंपल्सन है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू मीन्स एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकती है। गवर्नमेंट को इसको लेकर के एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव लॉ बनाना पड़ेगा और उस लॉ के थ्रू ही आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको ली जा सकती है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने ये बताया है, ये हमारे फॉर्मर CAG रह चुके हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ अकाउंटेबिलिटी को लेकर के बात रखी है कि कुछ ऐसे डाटा हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन उनको प्रॉपरली तरीके से उनको ऑडिट नहीं किया जा सकता है। राजीव महर्षि उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सकती है कुछ प्राइवेट कंपनीज जिनको लेकर के अश्योरेंस होनी चाहिए कि उनको भी व्यू किया जा सके, लेकिन उनको व्यू नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके डाटाज को ऑडिट करना नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ओपन करें कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उनका ऑडिट किया जा सके, ताकि जो करप्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो सकें। CAG से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में बताया हुआ है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 148 जो है वो बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है CAG की। ये जो CAG होता है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसके अलावा पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है और सेंटर और स्टेट में दोनों ही लेवल पर जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके, देखो जो CAG है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, 6 साल या 65 साल जो भी इनके टर्म होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको हटाया जाता है और रीअपॉइंटमेंट का कोई भी प्रोसीजर उनके लिए नहीं है CAG की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। देखो इसमें पहले तो ये बताया गया है कि आप सभी को पता है चाइना और ताइवान के बीच में इशू रहता है। तो यहाँ पर चाइना ने अपनी तरफ से बात रखी है कि अगर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करता है तो चाइना जो है उसकी इंडिपेंडेंसी को ख़त्म कर देगा। ये चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर, US के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में उनका डिस्कशन हुआ, और इस डिस्कशन में ताइवान को लेकर के यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पर इशू को रिलेट किया गया या व्यू किया गया। ओके, कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो क्वाड ग्रुप की जब मीटिंग चल रही थी तो उस टाइम US के प्रेसिडेंट ने ये बात रखी थी कि हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे अगर ताइवान को अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए आउटर साइड से कुछ स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो इसमें US जो है वो उनकी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है, तो वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक है उसकी वजह से दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में, तो यहाँ पर जो यूक्रेन है वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जिन एरियाज़ को कैप्चर कर लिया है रशिया ने उनके ऊपर वापस फोकस किया जा सके। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ब्लैक सी को और सी ऑफ अजोव को जो टच करते हुए एरियाज़ हैं उनको यूक्रेन जो है वो दोबारा से अपने पास लेना चाहता है, क्योंकि स्पेसिफिक इसकी वजह से जो पोर्ट एरियाज़ हैं वो भी रशिया के पास चले गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रेड भी प्रेजेंट टाइम में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिक फूड क्राइसिस जो है वो भी देखने को मिल रहा है। अब फूड क्राइसिस जब क्रिएट हो रहा है तो इसकी वजह से अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले रशिया ने ये बात रखी थी कि हम जो भी डिलीवरी है, जो भी ग्रेन्स या अदर इशू जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, अगर उनको काउंटर करना चाहता है ग्लोबली लेवल पर तो हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको ख़त्म किए जाएं और हम ग्रेन्स की सप्लाई करेंगे। हालांकि उन्होंने क्लियरली इस बात को नहीं बताया कि वो यूक्रेन से जो ग्रेन्स हैं उनको सप्लाई करेंगे या फिर खुद के रशिया के जो ग्रेन्स हैं उनको सप्लाई करेंगे। यहाँ पर रशिया ने अपनी बात रखी है कि हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से US और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से ग्लोबली लेवल पर एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है। और यूक्रेन का ये बोलना है कि जो रशिया ने उनके पोर्ट्स वाले रीजन को जो कैप्चर कर रखा है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो देखो रशिया और यूक्रेन जो हैं वो ग्लोबली लेवल पर वीट के बहुत सारे प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। यूक्रेन में अगर हम बात करें तो सनफ्लोर ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसकी वजह से बहुत सारे कंट्री जो हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट है। ओके,
तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।